बात करें तो एप्पल से दो ऐसी चीजें जो आज के समय में हर कंपनी को सीखनी चाहिए। पहली चीज तो कि इवेंट कैसे कराते हैं, और दूसरी चीज तो ये कि एग्जैक्टली अपने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि iOS 15 जो है ना वो एप्पल ने रिलीज कर दिया है, और ये भी प्रॉमिस है कि iPhone 6s तक इसका आपको अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि iPhone 6s के अंदर इसका अपडेट भी आने वाला है। मतलब 2015 एक ऐसा समय था जब पिक्सल फोन आए नहीं थे। उस समय के लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन Nexus 5X, Nexus 6P थे। क्या उन लोगों को आज के समय में एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने वाला है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे iOS का अपडेट मिलने वाला है यार, ये काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। खैर चलिए आज इस वीडियो में पूरी बातें करते हैं iOS, iPadOS, macOS के बारे में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे एप्पल कर रही है ना, वो कर रही है अपने फेस टाइम ऐप के साथ। यानी कि फेस टाइम ऐप को पूरी तरीके से जूम ऐप का जो कंप्यूटर होता है वो बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो फेस टाइम ऐप के अंदर आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं, स्पाटियल ऑडियो रहता है, यानी कि कौन सा आदमी किस डायरेक्शन से बोल रहा है उसके बाद आपको उस डायरेक्शन से सुनाई देगी। बस शर्त है कि आपको एप्पल के ही एयरपोर्ट्स यूज करने पड़ेंगे। इसके साथ ये भी बोला गया कि आपस में आप लोग म्यूजिक लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यानी कि जैसे वॉच पार्टी वगैरह होता है ना, कि सारे लोग एक ही वक्त पे एक जैसी या एक ही फिल्म देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक वक्त पे एक ही सीन हर जगह चल रहा है। ठीक ठीक जो ऐसी चीजें होती है ना वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए। और उससे पूरी बात खत्म नहीं आती। सबसे बड़ा धमाका तो ये कि विंडोज और वेब वर्जन भी आने वाला है आपका फेस टाइम का। ये काफी बड़ी बात हो जाती है। जो एप्पल एक्सक्लूसिव फीचर था वो आज के समय में दूसरी जगह भी जाने वाला है। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं हो जाती। एप्पल जनरली ऐसा करती नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंग उन्होंने ऐसी चीज कर दी। और ये देख के ये लग रहा है कि जिस तरीके से जूम कॉल का जो राइज अप हुआ होता है ना, वैसे ही राइज अप ये लोग फेस टाइम के साथ करने वाले। लेकिन फेस टाइम में इकलौता ऐसा फीचर है जो एप्पल ने कल अनाउंस किया। इसके साथ दूसरी चीजें भी अनाउंस करी थी। जैसे की बात करें तो जो नोटिफिकेशन होता है ना उसको पूरी तरीके से चेंज कर दो। वहां पे आपको नोटिफिकेशन समरी देखने को मिल रही है। यानी कि आईफोन में नोटिफिकेशन का मैनेजमेंट बहुत बेकार था, अब वो काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, इवन बेटर देन एंड्रॉइड। इवन यहाँ पे उन्होंने ये भी किया कि काफी सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो क्रिएट कर देंगे नोटिफिकेशन के, और फोन के अंदर स्पेशल डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऐसी चीजें भी डाली है। जिसका मतलब ये रहता है कि फोन को आपने किसी पर्टिकुलर मोड के अंदर डाल दिया कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कि आप अपना पर्सनल वर्क कर रहे हो या वर्क कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ वही नोटिफिकेशन वही ऐप से दिखाई देंगी जो आपको वर्क के लिए नेसेसरी है। और ये एआई से उन्होंने इंटीग्रेट किया कि कौन सी ऐप आप यूज करते हो उसका ही यूज करके वर्क मोड के अंदर आपको वही चीजें दिखाई देगा। तो हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। ऐसे ही आई मैसेजेस के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें इंक्लूड करी है। लेकिन आई मैसेज होता है ना वो अपन एंड्रॉइड वाले यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता फ्यूचर में आई मैसेज एंड्रॉइड के अंदर भी आ जाए। और इसी के साथ ही जो फोटोज होती है ना वहां पे वो लाइव टेक्स्ट को लिया। यानी कि जैसा आप लोगों को पता है गूगल का गूगल लेंस हुआ करता था, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाके उसको स्कैन कर सकते हो, उसके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये फीचर अब जाके एप्पल के अंदर आया है, और गूगल का फीचर बहुत ही ज्यादा लंबे समय से बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से काम करता है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, आईफोन के अंदर एक सबसे कमाल की चीज होती है, वो होती है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट के अंदर क्या रहता है, कोई भी चीज सर्च करो तो पूरा जो फोन होता है वो सर्च कर लेता है। एंड्रॉइड ने इस चीज को कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। और स्पॉटलाइट होती है ना, अब जो आपकी जो इमेजेस होती है आपने कहां ली, इमेजेस के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे तक एक्सेस कर सकता है। यानी कि फोन के अंदर आपका जो डेटा उसे वो एक्सेस करेगा। लेकिन अच्छी चीज ये कि प्राइवेसी को मायने रखते हुए यहाँ पे इस चीज को वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, यानी कि एप्पल के सर्वर तक नहीं जाएगा। जो चीज आपके फोन में वो आपके फोन तक ही रहेगी। और ऐसे ही एक फोटो मेमोरीज नाम की चीज उन्होंने बनाई है, जिसके अंदर एक जगह आप जो नॉर्मली जो फोटोग्राफ लेते हो ना, जो वीडियोस लेते हो, सबको मर्ज करके एक छोटी सी मूवी बना देगा। इवन उसके अंदर म्यूजिक वगैरह भी इंटीग्रेट कर देगा एप्पल म्यूजिक लाइब्रेरी से। और इसी के साथ ही जो एप्पल वॉलेट होता है ना, वहां पे एक दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे कि आईफोन के अंदर UWB चिप रहती है, इसका यूज करके जो कार अनलॉकिंग की फैसिलिटी है वो यहाँ पे मिलेगी आपको। यस, इसके साथ ही बात करें तो आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो भी आप स्कैन कर सकते हो और उसकी एक डिजिटल कॉपी आपके फोन के अंदर सेव हो जाएगी। ये नॉर्मल फोटोग्राफ जैसे नहीं, उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो ये भी सही चीज है। और इसी के साथ वेदर ऐप को भी इंप्रूव किया है, मैप्स को भी इंप्रूव किया। लेकिन बात है कि यूएसए के अंदर सारे फीचर अच्छे से काम करते हैं, इंडिया में एप्पल मैप्स की हवा निकल जाती है, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं काम करता। इंडिया में अभी भी जो गूगल मैप्स है वो किंग बन के बैठा हुआ है। तो ये जो चीज है ना, एप्पल धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, काफी सारे फीचर्स ले रही है, लेकिन एक्यूरेसी और उसके जो फायदा होता है ना, वो यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। और इसी के साथ ही जो उनके एयरपॉड्स थे ना, वहां पर भी वो काफी सारी चीजें ले, जैसे कि सही बात यह है कि एयरपॉड्स अगर आपने पहन रखे हैं, चाहे मैक्स पहनो चाहे प्रो पहनो, कोई सा भी पहनो, अगर किसी से आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर जो माइक्रोफोन होता है ना, वो सामने वाले की आवाज को पकड़ेगा और उसको एम्पलीफाई करके आप उसकी आवाज सुन पाएंगे। इवन नॉइस कैंसिलेशन का भी यूज करके आप चारों तरफ की जो नॉइस होती है वो कैंसिल कर सकते हो, जिससे आप बात कर रहे हो उसकी बात को आप क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। और जो स्पाटियल ऑडियो होता है वो काफी कमाल का फीचर है एयरपॉड्स का, और इसको उन्होंने tvOS तक एक्सटेंड कर दिया, तो यार ये भी काफी सही चीज है। इवन जो macOS होता है ना, वहां पर भी जो
बैटरी लॉडिंग की फंक्शनलिटी वो काम करेगी। और एक सबसे अच्छी चीज यहाँ पे लगी कि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आपको आ गया तो जो एयरपॉड्स है ना वो नोटिफिकेशन आपको कान में सुन के बताएगी एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आपके फोन के अंदर क्या है। ये भी काफी सही फीचर है। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे आईपैड ओएस के अंदर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया। पहली चीज तो है कि आईपैड ओएस को पहले से ज्यादा मैच्योर बनाया और जो मैक ओएस है जो पीसी के लेवल पे आता है ना वहां तक उसे नजदीक ले जाने की काफी अच्छी तरीके से कोशिश करी। एक काफी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे जो विजेट्स होती है इनको इंप्लीमेंट किया। विजेट्स ऑलरेडी थी लेकिन उसका एक एडवांस वर्जन इंप्लीमेंट किया जिससे आप विजेट्स के साथ मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ये काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही ऐप लाइब्रेरी यानी कि ऐप ड्रॉअर होता है ना एंड्रॉइड में, ठीक ठीक वैसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इवन जो मल्टीटास्किंग की फंक्शनलिटी होती है उससे भी इंप्रूव किया गया कि एक साथ आप मल्टीपल ऐप को दो अलग अलग स्पेसेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसा ऑलरेडी आप विंडोज के अंदर कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग को थोड़ा इंप्रूव किया गया क्योंकि ऑलरेडी जो M1 चिप डाल के आईपैड्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए तो उसकी पावर का तो यूज करना ही पड़ेगा। और मल्टीटास्किंग जैसी फंक्शनलिटीज के अंदर इसका यूज किया जा रही है कि साइड बाय साइड आपने दो ऐप खोल ली और उसको आसान तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकते हो। तो ये चीजें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको सिस्टम वाइड ट्रांसलेट देखने को मिल रहा है यानी कि जैसे आपको गूगल ट्रांसलेट मिलता है कोई भी चीज आपका आपके डिवाइस के अंदर है अगर आपको उसे ट्रांसलेट करना है तो आपको कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप इस चीज को आप इंटरनली यूज कर सकते हो। और सिस्टम वाइड के अंदर कोई भी अगर आपको चीज मिल गई और सिस्टम वाइड अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज अगर आपको देखने को मिल गई तो यहाँ पे आप उसे ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर निकाला है। और इसी के साथ ही जो आईपैड है ना वो धीरे धीरे काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि जो मैक एक प्रॉपर कंप्यूटर जो काम करता है ना वो आईपैड नहीं कर पा रहा था। बेसिक सारी चीजें आ गई जैसे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आ गया, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट ले सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग जैसे जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना वो चीज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, स्विफ्ट प्लेग्राउंड को इंट्रोड्यूस किया जिसका यूज करके आप आईपैड के अंदर कोड कर सकते हो और आईपैड और आईफोन के लिए एप्स एक आईपैड के अंदर डेवलप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा चीज किया और जिस तरीके से M1 चिप उन्होंने इंक्लूड करी उसका और ज्यादा यहाँ पे फायदा उठाया जा सकता है। तो देखा तो ये भी काफी अच्छे डायरेक्शन के अंदर मूव है और लग रहा है कि टैबलेट और कंप्यूटर के बीच में जो लाइन होती है ना वो धीरे धीरे काफी ज्यादा ब्लर हो रही है। और इसी के साथ ही प्राइवेसी को लेके भी काफी चीजें डिस्कस की गई। जैसे बात करेगा कोई मेल्स ऐप यूज करता है तो उसकी आइडेंटिटी और जो आईपी एड्रेस होता है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोई उनका सफारी यूज करता है तो पहले तो सफारी को उन्होंने रीडिजाइन कर दिया, लेकिन सफारी वेब ब्राउजर के अंदर जो ट्रैकिंग होती है अलग अलग वेबसाइट्स जो करती है ना उसको रिजॉल्व किया गया है। और ये मेक श्योर किया गया है कोई भी थर्ड पार्टी कुकी वगैरह अननेसेसरी आपके डिवाइस के अंदर नहीं है, या फिर कोई भी जो वेबसाइट होती है ना वो अनऑथराइज्ड तरीके से आपके डेटा को एक्सेस ना करे। ये एक अच्छी चीज करी है। इसके साथ ही बात करें सीरी के लिए तो सीरी के अंदर बात ये रहती थी कि पहले रिकॉर्ड करती थी आवाज और उसके बाद आपके सर्वर तक भेजती थी एप्पल के। लेकिन अब क्या किया गया कि सीरी ज्यादातर जो प्रोसेसिंग करेगी ना वो सारी डिवाइस के अंदर करेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग अगर डिवाइस के अंदर होगी ना तो बाहर जो डेटा है वो काफी कम देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही आई क्लाउड के अंदर आई क्लाउड प्लस एक सर्विस को इंटीग्रेट किया जहां पे आपको प्राइवेट रिले देखने को मिल रहा है। और प्राइवेट रिले का मतलब पता है क्या है, एक स्पेशल वीपीएन सर्विस है, यानी कि आप अपने किसी भी एप्पल डिवाइस के अंदर कोई भी चीज कर रहे हो और इसका यूज करके आप कंप्लीटली एनोनिमस तरीके से इंटरनेट को विजिट कर सकते हो। टॉर ब्राउजर, वीपीएन इस तरीके से काम करते हो। लगता है कि उन्होंने अपना खुद का वीपीएन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। और फाइनली अगर हम बात करें मैक ओएस की तो मैक ओएस में दो काफी कमाल के फीचर है। पहला तो है यूनिवर्सल कंट्रोल का। अब क्या हो सकता है कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मैकबुक है, आईपैड या आईमैक रखा हो गया है, एक कीबोर्ड माउस का यूज आप अक्रॉस द बोर्ड कर सकते हो। पहले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती थी सिनर्जी नाम की जिसका यूज करके आप कर सकते थे। ये फीचर बिल्ट इन कर दिया नए मैक ओएस के अंदर जिसका नाम है मैक ओएस मॉन्टेरी। और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक माउस को ले जाके आप अक्रॉस द बोर्ड कहीं भी चला सकते हो। आईमैक से लेके मैकबुक के अंदर भी आ जाएगा वही माउस और वही माउस आगे आईपैड के अंदर भी चले जाएगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, आप एक डिवाइस से चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप दूसरे डिवाइस के अंदर भी कर सकते हो। ये काफी कमाल का फीचर और काफी इंटरेस्टिंग लगता है। जी हाँ, देखा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज है। और ये दिखाते हैं कि जो टाइट इंटीग्रेशन की पावर होती है ना कि एप्पल क्या करती है कि सारे डिवाइसेस को बनाती है, सबको सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसका कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। ये चीज दूसरी कंपनीज नहीं कर पाती। ऐसा इकोसिस्टम बनाने की पास में सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश करी थी लेकिन अभी भी डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन एप्पल इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गई है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में सैमसंग जैसी कंपनी शायद माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज के साथ कुछ ना कुछ रेप्लिकेट करने की कोशिश करे। कहानी कुछ भी हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे स्पेशल शॉर्टकट्स को भी डेवलप किया गया है कि एक बटन को क्लिक करके आप जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन का सेट ओपन करना चाहते थे वो एक साथ ओपन हो जाए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो देखा तो ये कुछ चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एप्पल के बारे में काफ़ी अच्छी बात ये लगी कि एप्पल मल्टीपल डिवाइसेस को उसका सपोर्ट देती है। बहुत सारे जो डिवाइसेस है उनके अंदर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अभी ये सिर्फ बीटा के अंदर है और लग रहा है कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया, और लग रहा है कि इस बार काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड और जो विंडोज़ होता है ना उसे सीखना चाहिए। स्पेशली बात करें एंड्रॉयड जो होता है वो आज भी टैबलेट मार्केट के अंदर लैग करता है, क्योंकि टैबलेट के अंदर अभी भी देखा जाए तो उनका कोई भी स्ट्रॉन्ग वर्जन देखने को नहीं मिलता। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है, और अगर इनमें से कुछ चीज़ अगर ये लोग कॉपी करना चाहें तो डेफिनेटली एंड्रॉयड के अंदर भी जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें खत्म होती हैं इन सब के बारे में। आप लोग को इनमें से कौन सा अच्छा फीचर लगा? देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने रिलीज करी, कोई भी बड़ा मेजर रीडिज़ाइन देखने को नहीं मिला, लेकिन जो छोटे छोटे फीचर्स आपको देखने को मिले, प्राइवेसी, कस्टमाइजेशन ऑफ फीचर्स की चीज़ें, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी एप्पल के बारे में। तो इस बारे में आप लोगों को क्या ओपिनियन बताइएगा, मतलब ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।